सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रश्न पत्र है भूगोल का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ जियोग्राफी, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो पेपर है वो दो पार्ट में बनेगा, ए और बी। कुछ परीक्षा सेंटरों में वहाँ ए पेपर पहुंचेगा, कुछ परीक्षा केंद्रों पर बी पेपर पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा। सबसे पहले जो खंड ए है, खंड ए में हमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल 20 अंक होंगे। कुल 20 अंक का पेपर होगा। तो खंड ए के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों में हमें कौन कौन से प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी दोनों प्रश्नों पत्रों के लिए लगभग 20 के करीब प्रश्न हैं, 20-22 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण छोटे छोटे, जहाँ से आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न भी निकल जाएंगे वो भी बताते हैं और निबंधात्मक भी। तो सबसे पहले आपसे यहाँ प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जा सकता है भूगोल की अवधारणा एवं उद्देश्य। भूगोल की अवधारणा पूछ सकता है, उद्देश्य पूछ सकता है। अब ये भूगोल की अवधारणा की जगह अगर आपको ये दे दे कि आधुनिक भूगोल की अवधारणा लिखिए एक ही बात, तो वहां आप आधुनिक भूगोल की अवधारणा लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल का शिक्षण राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कैसे करता है। भूगोल का शिक्षण राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कैसे करता है, ये पूछा जा सकता है। या ये कह सकता है कि भूगोल का शिक्षण है वो बालक में एक राष्ट्रीयता की भावना है विकसित करता है कैसे, इस तरह से भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है कि भूगोल का शिक्षण बालक में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में सहायक है, सिद्ध कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है। विभिन्न स्तर दे दें तो उसमें आपने माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक सभी स्तरों का लेना है। कई बार ये दे सकता है कि विभिन्न सत्रों के पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है, लेकिन हम यहाँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है वो ये है कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है। अब इस प्रश्न को अगर वो निबंधात्मक बनाना चाहता है तो यहाँ पर माध्यमिक की जगह आपको शब्द दे देगा विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है, ये प्रश्न निबंधात्मक बन जाएगा। और यहाँ पर यह लघुत्तरात्मक है, क्यों? सिर्फ एक स्तर पर पूछा है, माध्यमिक स्तर पर। अगर इसमें उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर की बात आ जाती है तो ये क्या है, निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में आपसे तो यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि सह संबंध की जहाँ बात आती है तो सह संबंध क्या है
और उसकी उद्देश्य पूछ सकता है। सहसंबंध क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए। अब देखिए, इसी प्रश्न को अगर निम्नात्मक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न से लघुतरात्मक प्रश्न में बदलना हो तो क्या करेगा? सीधा इसको ये कहेगा भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, इस तरह से बना के। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सहसंबंध। सहसंबंध से अभिप्राय है कि विषयों का आपस में जो संबंध है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि भूगोल का सहसंबंध यानी किन किन विषयों के साथ संबंध है, उससे आप क्या समझ रहे हैं। उसके बाद में भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से, देखिए भूगोल का नागरिक शास्त्र से भी संबंध है, भूगोल का इतिहास से भी संबंध है, प्राकृतिक विज्ञान से भी भूगोल का संबंध है, पर्यावरण से भी भूगोल का संबंध है, अर्थशास्त्र से भी भूगोल का संबंध है। तो हम यहाँ भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से क्या सहसंबंध है इसकी चर्चा करें। भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से क्या सहसंबंध। प्राकृतिक विज्ञान को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो पर्यावरण से आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना, यानी एक विषय के साथ सहसंबंध आपने पढ़ लिया फिर आप जान सकते हो कि सहसंबंध से अभिप्राय क्या है, क्या होता है सहसंबंध। उसके बाद में आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का अर्थ लिखना है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ आपको पाठ्यक्रम का अर्थ पूछ सकता है या फिर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो दोनों चीज याद करके जाना कि पाठ्यक्रम यानी करिकुलम क्या है, करिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसको लेकर विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। तो पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा लिखी, परिभाषा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ कि पाठ योजना का अर्थ। देखिए पाठ योजना जो है, पाठ योजना, अब पाठ योजना को दैनिक पाठ योजना के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाठ योजना का अर्थ अपने को पता होना चाहिए कि पाठ योजना का अर्थ क्या है। या तो पाठ योजना का अर्थ पूछ सकता है या फिर पाठ योजना को लेकर के परिभाषा पूछ सकता है कि पाठ योजना की परिभाषा लिखिए। और उसके बाद अगर इस प्रश्न को अति लघुतरात्मक को लघुतरात्मक में बदलना है, प्रश्न यहाँ से आएगा तो इस प्रश्न को क्या लिखेगा कि पाठ योजना का परिभाषा एवं लाभ लिखिए कि पाठ योजना का शिक्षण में क्या लाभ है। ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है, अर्थ परिभाषा लाभ, तीनों में से एक। अगर छोटा प्रश्न बनाएगा अति लघुतरात्मक तो एक पूछेगा, निम्नात्मक बनाएगा तो तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं, साथ में आवश्यकता भी पूछ सकता है। और लघुतरात्मक में बना रहे तो इनमें से दो चीजें पूछ लेगा। उसके बाद आपसे यहाँ आगे जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि इकाई योजना और पाठ योजना दोनों हैं, दोनों में अंतर पूछ सकता है। इकाई योजना और पाठ योजना। इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए।
आगे आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल के आदर्श शिक्षक के विशिष्ट गुण कह सकता है, व्यवसायिक गुण कह सकता है। बात एक ही कि भूगोल के आदर्श शिक्षक की विशिष्ट गुण लिखी। ये प्रश्न आपको उत्तरात्मक में दे तो 3 या 4 लाइनों में लिखने और उत्तरात्मक में दे तो आपको 1 पेज में इस प्रश्न को करना है। यहाँ विशिष्ट गुण दे सकता है, व्यवसायिक गुण दे सकता है। बात एक। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, शिक्षण विधि के बारे में पूछा जा सकता है। शिक्षण विधि क्या पूछेगा शिक्षण विधि के बारे में कि शिक्षण विधि की परिभाषा और विशेषता। शिक्षण विधि की या तो परिभाषा पूछ लेगा या फिर इसकी 2 या 3 विशेषताएं पूछ लेगा। ये प्रश्न भी लगभग उत्तरात्मक में दे दिया जाता है। क्यों अगर ये दे दे कि 2 विशेषताएं लिखी तो तिलक उत्तरात्मक में गया, विशेषताएं लिखी तो 8-10 विशेषताएं वो लिखनी चाहिए, तो फिर ये उत्तरात्मक में आ गया। ये प्रश्न आपको शिक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ हम जो ए और बी दोनों ग्रुप का जो पेपर बन रहा है उन दोनों ग्रुपों के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो एक ग्रुप के लिए 10 क्वेश्चन, दोनों ग्रुपों के लिए लगभग 20 प्रश्न। और ये इन प्रश्नों में से ही अगर आप पढ़ोगे तो लघुत्तरात्मक श्रेणी के प्रश्न और निम्नात्मक श्रेणी के प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, इनमें से बना दिए जाएंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है शिक्षण विधि की परिभाषा विशेषता। उसके बाद में आगमन और निगमन विधि है। आगमन एवं निगमन विधि से आप क्या समझते हैं? प्रश्न ये दिया जा सकता है, सीधा पूछ सकता है आगमन विधि से आप क्या समझते हैं, आगमन निगमन विधि से आप क्या समझते हैं, या फिर दोनों में अंतर क्या है। इसी तरह से दोनों विधियां आपको पढ़नी है, दोनों पढ़ लोगे तो आप इनमें अंतर भी कर पाओगे। और आगमन निगमन विधि है वो भाषा शिक्षण के अंदर भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदी के विद्यार्थी हो, संस्कृत भाषा के हो, अंग्रेजी भाषा के हो। आगमन निगमन विधि भाषा यानी किसी के पास में हिंदी शिक्षण शास्त्र है, किसी के बाद में पास में संस्कृत का शिक्षण शास्त्र है, तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि योजना विधि से आप क्या समझते हैं। अब योजना कह दे चाहे परियोजना कह दे, बात एक। योजना विधि से आप क्या समझते हैं, योजना विधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अब यहां अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। ये क्वेश्चन आप पीछे आपके जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप पढ़ के आए हो कि अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ क्या है। क्योंकि कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है अभिकर्मित अनुदेशन का
कई बार इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। अब फर्स्ट ईयर मैथ पूछा है तो सेकंड ईयर वालों से परिभाषा पूछ ली। अन्य सब्जेक्ट वाले हैं, किसी का अगर लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो इसका मैथ तो पूछ लेता है। तो विटर्मित अन्वेषण का अर्थ परिभाषा और मेथोडोलॉजी। प्रकार इसके पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। या विटर्मित अन्वेषण के कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल के शिक्षण में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। भूगोल के शिक्षण में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। ये प्रश्न भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास में संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है तो सीधा प्रश्न बना देगा कि हिंदी शिक्षण के अंदर या संस्कृत शिक्षण में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। यहाँ सीधा आ जाएगा कि भूगोल शिक्षण में, वहां नाम चेंज कर देगा। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल कलम क्या है। भूगोल कलम, कि भूगोल का कलम है वो क्या है। अब भूगोल कलम क्या है। देखिए, सामान्य भाषा में कोई भी विद्यालय होता है, विद्यालय का एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रधानाचार्य, अध्यापक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी तीनों मिलकर के यानी भूगोल के संबंध में जो कार्य करते हैं, जो सीखते हैं, वो क्या स्थान क्या कहलाता है, भूगोल क्लब के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है भूगोल क्लब क्या है, इसके कार्य लिखिए। इसके कार्य लिखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। अब भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व। इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा घुमा के देना हो तो ये पूछ लेगा भूगोल शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है वो काम में ली जाती है। इस तरह से बना देगा। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। पाठ्य सहगामी, बार बार बताया हुआ प्रश्न क्लास में, सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। और ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसके उद्देश्य लिखिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो क्यों जरूरी है, किस उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर लिखिए। मापन और मूल्यांकन में, ये जो आपके कोर्स सब्जेक्ट है वहां भी आपने पढ़ा है, मापन और मूल्यांकन में अंतर लिखिए। और ये
चाहे भूगोल हो, सामाजिक अध्ययन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सबके लिए ये प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है कि मापन क्या चीज है और मूल्यांकन क्या चीज है। और आपने वहां पर कोर सब्जेक्ट में मापन को, मूल्यांकन को और आकलन को, तीनों को पढ़ा है। तो यहाँ आप मापन और मूल्यांकन याद करके जाए। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत जो विधियां होती हैं उससे आप क्या समझते हैं। प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, वैसे तो ये प्रश्न से क्लियर वालों से पूछ लिया गया है, क्लियर वालों से, लेकिन आपसे भी पूछ सकते हैं कि प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत विधियों से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको बुक में मिलेगा या फिर ये प्रश्न, किसी प्रश्न को अगर उसको बनाना होगा कि फर्स्ट ईयर वालों से क्या पूछें तो इस तरह से बनाएगा कि प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत विधियां कौन कौन सी हैं। तो वहां आपको प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत विधियों के अलग अलग क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षण के बारे में। तो परीक्षण में आपको याद करना है, वो करना है निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं। निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं। निष्पत्ति परीक्षण आपसे पूछा जा सकता है। तो चाहे आपका ए ग्रुप का पेपर आपके पास में पहुंचे, चाहे बी ग्रुप का, प्रश्न आपको इन्हीं में से मिलेंगे। बिल्कुल साधारण साधारण प्रश्न जो आप आराम से याद कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्दों से अभिप्राय है कि 3 या 4 लाइनों में संक्षिप्त में उत्तर दे दें अगर खंड ए में ये प्रश्न आ रहे हैं तो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है वो किसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा किसे कहते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर जब तुलनात्मक में बनाए तो कैसे बनाए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो, जो आप विकल्प वाले देखते हो ऐसे अवैध वाले, वो भी क्या है, वस्तुनिष्ठ हैं। रेगिस्तान में जो आते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ हैं। हाँ या ना में उत्तर देने होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ हैं। और कई बार सही और गलत का बच्चों से टिक करवाया जाता है, निशान लगवाया जाता है, वो भी क्या है, वस्तुनिष्ठ है। और 4 नाम नीचे लिख करके उनमें से रेगिस्तान में पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान भरा जाएगा, तो वो भी क्या है, वस्तुनिष्ठ है। तो प्रश्न को अगर इसको बनाना होगा तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आप यहाँ ये पढ़ के जाना कि वस्तुनिष्ठ परीक्षक से कहते हैं। उसके बाद में जो ब्लूप्रिंट है, और देखिए नाम जरूरी नहीं कि वो आपको ब्लूप्रिंट ही दे, इसको नील पत्र भी कहा जाता है। और अगर थोड़ा सा विद्यार्थी को कंफ्यूज करना हो तो उसको कह देगा आधार पत्रक है, नील पत्रक है, एक ही चीज है। तो ब्लूप्रिंट है किसे कहते हैं, या ब्लूप्रिंट क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है।
और इसकी क्या उपयोगिता है, क्या काम में आता है, हाँ उपयोग होता है इसका। तो ब्लू प्रिंट आपको अच्छे से बनवाया भी गया है, समझाया भी गया है, इसकी परिभाषा भी लिखवाई गई है, इसका महत्व भी बताया गया है, हर चीज करवाई गई है। और फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो एक बार ब्लू प्रिंट पर क्लास बनी हुई है, उसको चाहे वो आपका सब्जेक्ट भूगोल हो, सामाजिक अध्ययन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इसको पढ़ करके जाना अनिवार्य है। प्ले लिस्ट में जो अपने बीएड का जो प्ले लिस्ट है उसमें इसकी क्लास मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ब्लू प्रिंट का निर्माण में कैसे करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। निदानात्मक पूछ लेता है कई बार तो, और कई बार क्या है उपचारात्मक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है एक तो निष्पत्ति परीक्षण और एक उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण क्या है। अब देखो किसी प्रश्न को निबंधात्मक बनाना होगा तो लिख देगा कि टिप्पणी कीजिए, और टिप्पणी में दे देगा उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, इनके बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उनके ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने विचार व्यक्त करने पड़ेंगे, टिप्पणी करनी पड़ेगी। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ करके जाएं। ये प्रश्न आप कहते हैं उत्तरात्मक में, और इन्हीं प्रश्नों को मिलाकर के अगर बनाए जाते तो उत्तरात्मक भी बनाए जा सकते हैं, और यहाँ से निबंधात्मक प्रश्नों का निर्माण भी संभव है। निबंधात्मक प्रश्न अगर आ रहा है, शुरुआत आपने अच्छे से कर दी तो उसके बाद में आप उस प्रश्न को कर सकते हैं और वहां आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब देखिए खंड ब, खंड ब है। खंड ब में आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, और यहाँ कुल 30 अंक होंगे। यहाँ आपको विकल्प के रूप में अथवा के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न पे, और वहां से आपको क्या है प्रश्न करना है। तो कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ दिए जा सकते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए, प्रश्न संख्या 2, तो यहाँ आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि भूगोल शिक्षण की प्रकृति है वो स्पष्ट है। भूगोल शिक्षण की प्रकृति स्पष्ट है, ये प्रश्न दिया जा सकता है। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में प्रश्न क्या दे सकता है कि भूगोल का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। अथवा में क्या दे सकता है कि भूगोल का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, तो पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। अब यहाँ आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 200 शब्दों में देना है। 200 शब्दों से उत्तर है कि एक पेज के अंदर आप उत्तर दें, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें। एक पेज में 200 शब्दों की सीमा है वो पूर्ण लगभग हो जाती है। तो यहाँ आपको अथवा में भी प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में क्या प्रश्न दे सकता है इसके, अथवा में आपको यहाँ दिया जा सकता है
कि पाठ योजना जो है उस पाठ योजना से संबंधित, कि पाठ योजना की लाभ लिखिए, कि पाठ योजना के क्या क्या लाभ। प्रश्न संख्या 4 आपको पेपर में मिल सकता है कि भूगोल शिक्षण में जो प्रादेशिक विधि है वो अधिक उपयोगी क्यों है। भूगोल शिक्षण में प्रादेशिक विधि अधिक उपयोगी क्यों है, और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न मिलेगा। अथवा में क्या कह सकता है, अथवा में जो भूगोल शिक्षण में स्थानीय भूगोल का महत्व पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भूगोल शिक्षण में स्थानीय भूगोल का क्या महत्व, ये पूछे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा सकता है कि आप भूगोल की प्रयोगशाला का निर्माण कैसे करेंगे। आप भूगोल की प्रयोगशाला का, आप भूगोल की प्रयोगशाला का निर्माण कैसे करेंगे। क्यों, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल आपको पढ़ाना है, भूगोल के आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूगोल की लैब तैयार कैसे की जाती है, ज्योग्राफी लैब का निर्माण कैसे होता है। इसके अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि भौगोलिक अजायब घर क्या है। क्या पूछा जा सकता है कि भौगोलिक अजायब घर क्या, या ये कह सकते हैं भौगोलिक अजायब घर से आप क्या समझते हैं। भौगोलिक अजायब घर क्या है और इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, ये प्रश्न इसके अथवा में आपको दिया जा सकता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। भूगोल शिक्षण में वहां सहगामी क्रियाएं, यहाँ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, तो इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में क्या प्रश्न दिया जा सकता है, यहाँ आपको अथवा में आपसे पूछा जा सकता है मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। क्या क्या चीजें, मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और महत्व, ये पूछा जा सकता है। ये आपके 5 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हो गए, इनमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं 10 में से। ये आपको मिलेंगे खंड ब में, तो खंड ब के लिए आप इन्हें प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर शब्द सीमा है वो निर्धारित होगी, यानी आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका एक जो पेज है
एक पेज में कम से कम उत्तर यहाँ होना चाहिए। एक दो लाइन ऊपर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें। कई विद्यार्थी क्या है कि लघुत्तरात्मक प्रश्नों में दो दो तीन तीन पेज भरते हैं, और उसके बाद में उनका 10 नंबर का 15 नंबर का पेपर है वो आगे जाकर निबंधात्मक प्रश्नों में छूट जाता है। तो ऐसी गलती न करें। पेज भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा क्या है, उसके आधार पर आपने लिखा क्या है वो चीज देखी जाएगी। अगर आपने सही लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, चाहे आपने 20 ही पेज भरे हो, वहाँ ये नहीं है कि 30-32 पेज भर दिए और नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में खंड 6 होगा। खंड 6 में आपको 3 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, और यहाँ ये खंड 30 अंक का होगा। यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर देते समय शब्द सीमा है वो 500 शब्दों में होगी। 500 शब्दों से अभिप्राय है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसके आप 2.5 से 3 पेज, 2.5 पेज में या फिर 3 पेज तक उत्तर देते। इससे ज्यादा आप अपना समय बर्बाद न करें। 2-2.5 पेज तक अगर उत्तर दे रहे हैं तो सही है, 500 शब्द हो गए आपके। तो यहाँ आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर क्या है देखिए, माध्यमिक स्थान पर उच्च माध्यमिक दे दे, चाहे उच्च स्तर पर पूछ ले। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य लगभग ही समान होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ये आप यहाँ से देख करके प्रश्न को छोड़ने की भूल न करें। माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा हो, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य लगभग समान ही होते हैं। अगर माध्यमिक ना है तो ये नहीं कि इस प्रश्न को हम छोड़ देंगे, कुछ माध्यमिक पूछ लिया, नहीं, लगभग समान है। 90% जो उद्देश्य होते हैं भूगोल शिक्षण के वो समान होते हैं, 10% ही उनमें क्या है डिफरेंट होता है। उसके बाद में आपसे भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व पूछ सकता है कि भूगोल क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो भूगोल की परिभाषा याद कर लें आप। भूगोल की परिभाषा, उसका क्षेत्र, भूगोल का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र एवं महत्व लिखिए। अब यहाँ से प्रश्न छोटा भी बन सकता है, छोटा प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि भूगोल की परिभाषा लिखिए, इतना ही प्रश्न देते तो उत्तरात्मक में आ जाएगा। अगर ये कह दे कि भूगोल का क्षेत्र और महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तरात्मक प्रश्न में आ जाएगा। तो तीनों चीजें एक साथ दे दे तो निबंधात्मक में आ सकता है। उसके बाद में आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ, अन्य विषयों के साथ। और अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान में देखिए अर्थशास्त्र भी आ गया, इतिहास भी आ गया, राजनीति भी आ गया, और जो नागरिक शास्त्र है वो भी आ गया। तो सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ भूगोल के सह संबंध की व्याख्या कीजिए। भूगोल के सह संबंध की व्याख्या कीजिए। और इसी प्रश्न को अगर छोटे रूप में देगा, किसी सब्जेक्ट का नाम दे देगा, सामाजिक विज्ञान लिख देगा कि इतिहास के साथ या अर्थशास्त्र के साथ। उसके बाद में आप
भूगोल का जो विकास है, भूगोल के विकास एवं बदलती हुई अवधारणा पर अपने विचार लिखने हैं। भूगोल के विकास एवं बदलती हुई अवधारणा कह सकता है, संकल्पना कह सकता है, एक ही बात है। अवधारणा या संकल्पना पर अपने विचार लिखिए। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, यहाँ 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 3 करने होंगे। दोनों ग्रुप के लिए एक साथ लेकर के चल रहे हैं, हम ए और बी के लिए। तो हम यहाँ 7-8 प्रश्न है वो हमें याद करने पड़ेंगे, क्यों पता नहीं ए ग्रुप में कौन से प्रश्न दे दिए जाए और बी ग्रुप में कौन से प्रश्न दे दिए जाए। अब यहाँ भूगोल पाठ्यक्रम के बारे में क्या कह सकते हैं? पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? भूगोल के पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखिए। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? यहाँ तक तो ये अगर दे दिया तो अति लघुतरात्मक प्रश्न की श्रेणी में आ गया। ठीक है, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? और ये कह दें कि भूगोल के आगे, भूगोल के पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखी। तो अब ये निबंधात्मक श्रेणी में आ गया। आगे आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल के किसी प्रकरण पर भूगोल के किसी प्रकरण पर कक्षा 10 के लिए, 10 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कक्षा 10 के लिए 40 मिनट की अवधि के लिए, 40 मिनट की अवधि के लिए या समय सीमा के लिए, समय सीमा के लिए 40 मिनट की अवधि के लिए एक पाठ योजना तैयार कीजिए। एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान आपको अच्छे से करवाया गया है। तो सबसे पहले आपको पाठ योजना का प्रारूप आना चाहिए। अगर प्रारूप आ रहा है तो आप पाठ योजना का निर्माण यहाँ कर सकते हो। भूगोल का कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हो आप। जैसे आपने जलवायु से संबंधित ले लिया, कृषि से संबंधित ले लिया, या सुनामी का प्रभाव ले लिया, ज्वालामुखी, भूकंप, कोई भी भूगोल का एक टॉपिक उठा लीजिए और उस पर क्या है पाठ योजना तैयार कर लीजिए। होगी कब? जब आपको पाठ योजना का अच्छे से प्रारूप याद है। तब प्रारूप तैयार नहीं है आपके पास तो आप कोई भी पाठ योजना का निर्माण नहीं कर पाओगे, वहां गलती होगी। उसके बाद में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं? शिक्षण विधि किसे कहते हैं? टीचिंग अप्रोच है वो क्या चीज? शिक्षण विधि है क्या? पहले तो ये बताओ। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए यानी भूगोल पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है या कौन सी विधि उपयोगी? उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय पर्यटन का क्या अर्थ है? क्षेत्रीय
क्षेत्रीय पर्यटन कह सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण कह सकते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन कह दे चाहे भ्रमण कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर। क्षेत्रीय पर्यटन का क्या अर्थ है, या सीधा कह दे क्षेत्रीय भ्रमण से आप क्या समझते हैं, तो वो एक ही चीज है। तो क्षेत्रीय पर्यटन का क्या अर्थ है, भूगोल शिक्षण में इसका क्या महत्व है। भूगोल शिक्षण में इसका क्या महत्व है। क्या ये इस प्रश्न को ऐसे कि क्षेत्रीय भ्रमण विधि भूगोल के लिए उपयुक्त है, स्पष्ट कीजिए। बात एक ही, जो ये इसका उत्तर होगा वो उत्तर वहां होगा। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व समझाइए। क्या पूछ सकता है कि भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व समझेंगे। अब ये प्रश्न अन्य सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल की जगह को नाम बदलते दे देगा, हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, उर्दू शिक्षण, यानी सहायक सामग्री तो हर जो सब्जेक्ट है उसके शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो उसका महत्व हर सब्जेक्ट के विद्यार्थी से पूछा जा सकता है, सबके लिए क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में आपसे टिप्पणी पूछ सकता है, किस पर कि भूगोल संग्रहालय पर टिप्पणी लिखी, या निबंध पूछ सकता है भूगोल संग्रहालय, यानी भूगोल से संबंधित जो सामग्री है जहां उसका संग्रह होता है वो भूगोल संग्रहालय कहलाता है। भूगोल संग्रहालय बारे निबंध लिखी, ये प्रश्न दे सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का आधार शिक्षक है, स्पष्ट करें। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया से अभिप्राय है पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, सिखाने की जो प्रक्रिया है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का आधार शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का आधार है शिक्षक है। स्पष्ट कीजिए या इस कथन की विवेचना कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ए और बी दोनों ग्रुपों के लिए महत्वपूर्ण है, और इनमें से जो प्रश्न है वो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अनिवार्य हैं। आज भी आपके लिए फर्स्ट ईयर में भी अनिवार्य है, सेकेंड ईयर में भी अनिवार्य है। सेकेंड ईयर से मिलता जुलता ही आपका पेपर है, पाठ्यक्रम है वो लगभग समान है, वो ज़्यादा अंतर नहीं। 60% जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है वो मिल रहा है, और सब्जेक्ट का तो ये मानो आप 80 से 90% मिलता जुलता पेपर आता है। तो आप इन प्रश्नों को अनदेखा फर्स्ट ईयर में भी नहीं करें और सेकेंड ईयर में भी नहीं करें। ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं हमेशा याद रखें, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी ये प्रश्न आपको काम आने हैं, यहाँ से फिर प्रश्न आएंगे आपके। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल शिक्षण के लिए पहुंच सके और सभी का भला हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।